नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 3 संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक पढ़ रहे हैं। इस पाठ में अभी तक हमने संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, प्लास्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्लास्टिक के बारे में कुछ और जानकारियाँ जो इस पाठ में शेष रह गई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे और हम प्लास्टिक का पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे कि प्लास्टिक किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, किस प्रकार से उसके हानिकारक प्रभाव है वो हम पे पड़ते हैं। तो इसके कुछ प्लास्टिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में, मतलब चिकित्सा क्षेत्र में, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग का मतलब क्या हो गया कि जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। तो हम जैसे इनके उपयोग कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवाई की गोलियां, हम दवाई की गोलियां लाते हैं तो जो उसका दवाई की गोली का जो रेपर होता है, पत्ता होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है, उसके अंदर दवाइयाँ पैक रहती हैं। तो दवाई की गोलियों को पैक करने में हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। घावों को सीने हेतु धागों के रूप में आजकल प्लास्टिक के धागे आते हैं जिनमें ऐसी क्षमता होती है कि वो गड़ भी जाते हैं या उनको मजबूत रहते हैं। इसलिए घावों को सीने में कोई भी अगर चोट लग गई है तो उसको सिलाई करने में प्लास्टिक के धागों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। सिरिंज होती है वो प्लास्टिक की बनी हुई आती है। चिकित्सकों के जो दस्ताने होते हैं हाथों में पहनने के, वो भी प्लास्टिक के आते हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के जितने भी चिकित्सीय उपकरण हैं जो हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में उपयोग में लिए जाते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा जो हम माइक्रोवेव ओवन, जो गर्म खाना पकाने के काम आता है, गर्म करता है खाने को, हमने देखा है। तो जो ओवन होता है उसमें भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्रों का उपयोग, तो ओवन में रखने के लिए कुछ विशिष्ट प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है। वो प्लास्टिक है लेकिन फिर भी गर्मी के अंदर पिघलते नहीं है। तो जिसमें माइक्रोवेव ओवन की ऊष्मा खाद्य पदार्थों को तो गर्म करती है लेकिन वो बर्तन है वो पिघलते नहीं हैं। तो उसमें भी कुछ विशिष्ट प्राकृतिक, कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जिसमें ताप को सहने की क्षमता होती है। परंतु प्लास्टिक पात्र प्रभावित नहीं होता, खाना पक जाता है, ठीक है। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं जिनमें ये बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक टेफ्लॉन शीट आती है जो एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर कोई तेल या जल है वो चिपकता नहीं है। तो टेफ्लॉन शीट का उपयोग किस में किया जाता है कि जो भोजन पकाने के जो पात्र होते हैं जो काम में लिए जाते हैं उन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है। तो उस पर ये भोजन को पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। यानी कोई भी बर्तन है उस पर टेफ्लॉन की क्या चढ़ा देते हैं, परत, ताकि उस पर कोई चिकनाई या पानी है वो चिपकता नहीं है। अगर हम भोजन या जैसे हम जो कुछ ऐसी चीज़ें जो बनाते हैं जो चिपक जाती हैं तो ऐसे चिपकने से उसको बचाता है। हम केक वगैरह बनाते हैं या अन्य कोई भी चीज़ जो बनाते हैं तो वो बर्तनों की चिपकता नहीं है। तो वो टेफ्लॉन की परत है वो ऊष्मारोधी पात्रों पर, ऊष्मारोधी के रूप में पात्रों पर चढ़ाई जाती है। अग्निसह प्लास्टिक, कुछ ऐसे प्लास्टिक होती है जिनमें अग्नि सहने की क्षमता होती है। सामान्य तो प्लास्टिक क्या होता है, आग पकड़ते ही वो पिघल जाता है, लेकिन जो अग्निशामक कर्मी होते हैं जो आग बुझाने का कार्य करते हैं उनके जो कपड़े बने हुए होते हैं वो कपड़े क्या होते हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक की परत चढ़ाते हैं जिसके कारण उन्हें वो आग से बचाती हैं। तो यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु आग बुझाने वाले कर्मचारी प्रधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है। कौन से की, मेलामाइन की, क्योंकि मेलामाइन है वो आग नहीं पकड़ता। तो और वो उसे अग्निरोधक बनाते हैं जिससे वो अग्नि से उनकी सुरक्षा करते हैं। अब हम जैव निम्नीकरण व अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे प्रकृति में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक वे पदार्थ होते हैं जिनका मिट्टी में उपस्थित जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनका अपघटन आसानी से कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका अपघटन है वो आसानी से नहीं होता है। तो इस अपघटन के आधार पर
जो पदार्थ होते हैं उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, अपघटन के आधार पर और अपघटन नहीं होने वाले पदार्थों के आधार पर। तो इसके आधार पर जीव जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, जो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनके माध्यम से, जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं आसानी से, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। यानी जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है वे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सब्जी के छिलकी या बचा हुआ भोजन, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है। जैसे हम यदि सब्जी के छिलके वगैरह बचे हुए भोजन की बात करें तो इनका अपघटन है वो 1 से 2 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। कागज का अपघटन जो होता है उसको 10 से 30 दिन लगते हैं अपघटित होने में। सूती जो कपड़ा होता है उसे 2 से 5 माह लगते हैं। लकड़ी जो होती है वो उसे अपघटित होने में 10 से 15 वर्ष लगते हैं। ऊनी वस्त्र होते हैं उनको 1 वर्ष लगता है। तो ये सारे वे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन हो जाता है, चाहे समय कुछ ज़्यादा लगे लेकिन ये अपघटित हो जाते हैं, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका अपघटन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, जिनका अपघटन नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे टिन है, एल्यूमिनियम है, या अन्य कोई भी धातु का, लोहे का या कोई भी धातु का बर्तन है तो वो, या डिब्बे हैं, उनका अपघटन होने में 100 से 500 वर्ष तक लग जाते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ या प्लास्टिक से बनी हुई अन्य सामग्री होती हैं, इनका अपघटन होने में सैकड़ों, 500 से 1000 कई साल लग सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब कि जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत ही पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनके अपघटन से प्रदूषित गैसें भी निकलती हैं। तो हम अब कुछ प्लास्टिक से संबंधित कुछ हानिकारक प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं कि प्लास्टिक है वो अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है तथा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। अतः प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण को फैलाता है। इसके अपघटन से कई हानिकारक जहरीली गैसें निकलती हैं। ये पानी में जाएगा तो पानी को प्रदूषित करेगा, नालियों में जाएगा तो नालियों को अवरोध करेगा। तो प्लास्टिक को जलाने पर भारी मात्रा में प्रदूषित गैस व धुआं निकलता है, जिससे पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े या जूट के बने हुए या कपास के बने हुए थैलों का उपयोग करना चाहिए। बाजार जाते समय प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय कचरों को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि दोनों को साथ मिला देंगे तो वो एक साथ कचरे में चले जाएंगे और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्लास्टिक या धातु के जो चीज़ें होती हैं उनको अलग से कचरे में डालना चाहिए, अलग उनका पात्र होना चाहिए। और जो जैव निम्नीकरणीय कचरा होता है, सब्जी के छिलके वगैरह जो भी जो अपघटित होने वाले हैं, कागज है, उनको अलग डालने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उस कचरे का सही ढंग से निस्तारण हो सके। एक उत्तरदायी नागरिक, एक अच्छे नागरिक के अंदर ये गुण होते हैं कि वो नागरिक 5R सिद्धांत का उपयोग आसानी से करे, ढंग से करे। तो ये 5R सिद्धांत क्या है? इसमें 5R का मतलब होता है, प्रथम R का मतलब होता है उपयोग कम करना, यानी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, यानी हमें प्लास्टिक या ऐसे पदार्थ जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे पदार्थों का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूसरे R का मतलब होता है रीयूज, पुनः उपयोग करना, यानी कोई भी प्लास्टिक है उसका हम कोई घर में है तो उसका हमें बार बार उपयोग करना, नए प्लास्टिक या अन्य पात्रों का उपयोग नहीं करना। एक और तीसरा है रिसाइकिल, पुनः चक्रण करना। तो पुनः चक्रण करेंगे तो उस पदार्थ को गला के दूसरे पात्र बनाए जा सकते हैं। रिकवर यानी पुनः प्राप्त करना, ताकि हमें कोई भी प्राकृतिक पदार्थ का इस प्रकार से उपयोग करना कि वो हमें बार बार प्राप्त हो सके। पांचवा है रिफ्यूज। ये सबसे बड़ा उपाय है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग ही नहीं करें। तो ये 5R है,
अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो वो पर्यावरण हितैषी कार्य माना जाता है। इसके अलावा पॉलीथीन की थैलियों व खाद्य पदार्थों के जो रेपर होते हैं और भी नुकसान है पर्यावरण को, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ या खाद्य पदार्थों के रेपर यदि गाय या अन्य कोई जानवर खा लेता है तो जानवरों के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करता है अथवा आमाशय में एक स्तर बना लेता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कई जानवर ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक की थैलियाँ या अन्य खाद्य पदार्थों के अवशेष खाने से वो उनके आमाशय को, उनके श्वसन रोध उत्पन्न करता है, तो वो उनकी मृत्यु के कारण बन जाते हैं। पॉलीथीन या चिप्स व बिस्कुट के रेपर व अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर सड़क पे, हम कहीं भी सड़क पर जाते हैं, कहीं भी हर कहीं डाल देते हैं, उद्यानों में बगीचों में घूमने जाते हैं वहाँ इधर उधर बिखेर देते हैं, या कोई पिकनिक या अन्य सार्वजनिक स्थान पर हम डाल देते हैं। तो इससे हमारा पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है और इसके अलावा उस सार्वजनिक स्थान का सौंदर्यीकरण भी प्रभावित होता है। तो जिससे ये नालियों में जाने से नालियाँ अवरुद्ध हो जाती है, कीचड़ है वो सड़क पर फैल जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर सौंदर्यीकरण कम हो जाता है। अतः प्लास्टिक के सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए। सामान्य अगर हम ये चीज़ सोचें कि अगर हम हर व्यक्ति अगर ये सोचें कि यदि हम प्लास्टिक का सामान जब तक हो सके इसका उपयोग नहीं करेंगे तो पर्यावरण अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा। तथा प्लास्टिक की थैलियों को जलाशय व सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डालना चाहिए। तो हमें अपनी जीवन शैली में कुछ सुधार करने होंगे। हालांकि हमारा ज़्यादातर वस्तुएं प्लास्टिक से उपयोगी है, लेकिन प्लास्टिक बहुत हानिकारक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक के उत्पादों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आज ये जो पाठ है, तीसरा पाठ आज पूर्ण होता है। अब हम आगे इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक आप इस पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए ताकि आप प्रश्नोत्तर करते समय आपको ये ध्यान में रहे और प्रश्न उत्तर याद करते समय आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो इस पाठ का आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। अगले हम चैप्टर में हम इसके प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।